अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। आज पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। इस पे पाकिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान को असले की फरोख्त का मुआहदा भी शामिल है और तजारती ताल्लुकात को बेहतर करने का मुआहदा भी किया गया है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, कई कॉमन चैलेंजेस हैं। अगर हमारी तजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अब हमें दोनों को ये खदशा है कि जब अमेरिकन जाएंगे तो अगर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुई अफगानिस्तान में तो फिर ये खदशा है कि जब रूसी छोड़ के गए थे, सोवियत छोड़ के गए थे अफगानिस्तान को 1989 में, उस तरह का सूरत हाल ना पैदा हो जाए। और दूसरी हमें ये खौफ है कि दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। अगर अफगानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती तो पाकिस्तान को खदशा ये है कि अभी भी हमें अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं जो पनाह ले लेते हैं वहां, तो वो और बढ़ जाएगा अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना हुई। खबर है कि अमेरिका 4 जुलाई तक दीगर अफवाज भी अफगानिस्तान से निकालने का ख्वाहिशमंद है, पर खदशा है कि सिक्योरिटी के गंभीर मसाइल पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रोहों के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, ये कहते हैं तज्जिया निगार, और वो इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर दोबारा हमले भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। ये पेशरफ्त कैसे हुई और नून लीग का बयानिया अब है क्या? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे बल्कि नून लीग के रुकन कौमी असेंबली भी पूछ रहे हैं। हर पार्टी में दो सोचने की सोचें होती हैं, मुख्तलिफ लोग सोच रखने वाले होते हैं। शहबाज साहब हमारे सदर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बिल्कुल उनकी पोजीशन है। उनसे जो पाकिस्तान में है और वो डायरेक्शन जो मिलेगी पार्टी चलेगी उसके मुताबिक। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरव्यू करके हमें जो एक डायरेक्शन है या एक यकसुई के साथ एक तरफ जाने लेके चीजों को उस पे हमें हदायत जारी करनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए, ये जो हुकूमत ने अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है, इसकी क्या वजह है? चूंकि वो ये कहते हैं, और मैं फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट है उसको कोट कर देती हूँ, कि शहबाज शरीफ का नाम चूंकि अब ECL पर है और उन्होंने अपनी पिटिशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, लिहाजा टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है, चूंकि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। अब असूली तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला क्या है? क्या ये है कि शहबाज शरीफ साहब फिर से अपील करेंगे? क्या वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे? व्हाट इज हिज प्लान? देखिए, मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब के जो फैसला है उस पर कोई असर हुआ है। फैसला हाईकोर्ट ने दे दिया था कि इनका नाम निकाल दें। ये फैसला हो चुका है। अच्छा, हाँ, इसमें अब आगे क्या लीगल एक्शन होता है ये अब वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हुकूमत की अपील थी कम से कम वो उन्होंने वापस ले ली। ये सवाल इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने एक साउंड बाइट दी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बानी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल है, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और मुझे पूरा यकीन है वो कमिटमेंट दिखाएंगे बशर्ते कि देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पांव में पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। अब उनको बाहर जाना पड़ेगा, मियां साहब से मिलना पड़ेगा पांव पकड़ने के लिए और ये बात करने के लिए कि जी जितने भी इदारे हैं इनसे मुशावरत करके एक रोड मैप बना सकें। ये कैसे होगा अगर इधर है तो? शहबाज साहब ने 20 मिनट का इंटरव्यू दिया था। उन्होंने जो इससे पहले बात की है, असल बात वो है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। ओके, आईनी हदूद के अंदर जब आप होंगे, जब मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, हर बात पर मुशावरत हो सकती है। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि तमाम जो मुल्क में स्टेक होल्डर्स हैं उनको जरूरत थी उस वक्त बैठने की। हर चीज का एक वक्त होता है। एक वक्त था कि आप मुल्क के मामलात को सुलझा सकते थे टेबल पर बैठकर,
तमाम जमातें तैयार थीं टेबल पर बैठकर, अगर आप ऑब्जेक्टिवली मामलात को डील करेंगे, सौदे के लिए नहीं। अगर कोई ये समझे कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम इक्तदार में हिस्सा लेने के लिए तहरीक चला रही है या बात कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है। जो शहबाज साहब ने कहा वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मामलात बाहमी मुशावरत से ही हल होते हैं, लेकिन बाहमी मुशावरत उस वक्त होती है जब मुल्क में आईन के मुताबिक मुल्क चल रहा हो, जब सहाफत आजाद हो, जब मीडिया आजाद हो, जब अदालतें आजाद हो, जब मुकन्ना आजाद हो। अगर हम मुल्क ही आईन से बाला चला रहे हैं, हम आईन को तोड़ रहे हैं, तो फिर बात क्या करेंगे? तो अभी क्या आप लोग बात करने को तैयार हैं कि नहीं है? किस बात पर मुझे कोई बता देना, क्या बात करेंगे, किसके साथ बैठेंगे और क्या बात करेंगे? यही सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, फिर मैं उनको कोट करती हूँ, जितने भी इदारे हैं इनसे मुशावरत करके एक रोड मैप बना सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि मुल्क जो है कानून से अलग चल रहा है, जी रोड मैप तो मौजूद है, आईन रोड मैप है मुल्क का, नए रोड मैप की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो जितने भी इदारे हैं इनसे मुशावरत, किससे मुशावरत? आईन के मुताबिक, आईन के अंदर रहकर जो आईनी रोल है। इससे पहले शहबाज साहब ने यही बात की थी कि हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहे, उसके अंदर रहकर हर बात हो सकती है। आज मुल्क में अफगानिस्तान का मसला है, इसमें आप पार्लियामान में बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ आए अस्करी इदारे भी बताएं, फॉरेन ऑफिस भी बताए, हुकूमत बताए कि वो क्या समझते हैं मुल्क में क्या होगा। एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है। हमने मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हमने हमेशा मार खाई है अफगानिस्तान के मसले पर, हमेशा। यहां पर रूसी भी आए, यहां पर अमेरिकन भी आए, यहां पर पूरी नेटो फोर्सेस भी आई, आखिर में वो सब चले गए। मसला किसके पास है? मसला पाकिस्तान के पास है। असर किस पर होगा? पाकिस्तान पर होगा। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। क्या ये कामयाब पॉलिसी थी? अब हम फिर उस तरफ जा रहे हैं, जहां यही कह रहा हूं, अगर हमने मुस्तकबिल में वहां जाना है तो ये बंद कमरों में फैसले करके आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो क्या होना चाहिए? मुल्क आईन के मुताबिक चलाएं, यानी पार्लियामेंट के अंदर आप अपनी बात लेके आए अफगानिस्तान। जी ये डोमेन बिल्कुल पार्लियामान में लाएं, ये पार्लियामान का फैसला है। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि यहां पर कोई बाहर से आता है, टेलीफोन कॉल आती है, वो सिविल गवर्नमेंट को नहीं आती। ये कैसे मामला चल सकता है? जब आपको दूसरे मुल्क के साथ जब आप बात करते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म से बात नहीं करेंगे, दूसरा शख्स हमेशा उसको फायदा मिलता है, एडवांटेज पर होता है, आपका नुकसान होता है। मगर हुकूमत ये कहती है कि जी अब हम एक प्लेटफॉर्म से ही बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर पार्लियामान में ले अफगानिस्तान के इशू को, कश्मीर के इशू को, इंडिया के इशू को, मईशत के इशू को पार्लियामान में लाएं। देखिए, हाल ही में एक पेंटागन ऑफिशियल ने ये कहा कि पाकिस्तान हमें जो है अड्डे देता रहा है, हमें अपना एयर स्पेस देता रहा है, मगर फिर फॉरेन ऑफिस की रिजेक्शन आई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बयान को रद्द किया और कहा पाकिस्तान कभी अड्डे जो है वो नहीं देगा, इमरान खान साहब के होते हुए कभी कोई अड्डा नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम जो पैसे अब हमें मिल रहे हैं और जो कांग्रेस से पैसे मांगे गए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, वो हैं 324.5 मिलियन डॉलर्स, ये पूरे खित्ते के लिए मांगे गए हैं। मगर क्या आप समझते हैं कि अब कोई री एंगेजमेंट हो रही है अमेरिका के साथ, हम इस तरफ जा रहे हैं? क्या अब यहाँ पे अमेरिका पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान को देखेगा? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है ना, मैं तो पार्लियामेंट में हूं, मुझे इल्म नहीं है। आप वजीर आजम रह चुके हैं। नहीं, वजीर आजम मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है ना कि हुकूमत क्या फैसले कर रही है, फौज क्या बात कर रही है। जब आप मुख्तलिफ फोरम से बात करेंगे पूरे दुनिया से, तो आप क्या पाएंगे वहां से? जब आप इकट्ठे होकर बात करेंगे, वहां से आपको कुछ मिलेगा। अगर यहां पर अड्डों की बात, एक चले स्पेसिफिक बात है, अड्डे हैं या नहीं है। अमेरिकन हुकूमत कह रही है कि हमें अड्डे दिए गए हैं, किस मकसद के लिए दिए गए, कितने अरसे के लिए दिए गए। एयर स्पेस आपको देनी पड़ती है, आप डिनाई नहीं कर सकते एयर स्पेस। अगर वहां से यूएस से विड्रॉ करना है तो उनके जहाज जाएंगे एयर स्पेस, वरना सब ममालिक की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है, मगर अड्डे भी तो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। जी, अगर आपने अड्डे दिए हैं तो आपको पार्लियामान को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि जनाब हमने इस मकसद के लिए अड्डे दिए। अगर आपने नहीं दिए तो बात खत्म है। लेकिन कल
हमारे मुल्क में हमेशा ये होता है कि हम बात कर देते हैं, हुकूमत चली जाती है, फिर एक किताब छपती है, उसमें कहते हैं पाकिस्तान तो सब कुछ मान गया था, पाकिस्तान ने मेडल भी दिए, पाकिस्तान ने ये भी दिया। तो उसमें बेइज्जती किसकी होती है? इस मुल्क की होती है। अगर आपकी कुछ मजबूरी है, पार्लियामान में लेकर आए, इन कैमरा सेशन है, पार्लियामान पर एतमाद करें, अवाम के नुमाइंदों पर एतमाद करें, वहां से आपको हल मिलेगा। अब अगर अफगानिस्तान के ऊपर बात करें, चूंकि आप अफगानिस्तान के साथ इंगेज रहे, आप अफगानिस्तान में आपके दौरे भी होते रहे, आप क्या देख रहे हैं? इनखला होने वाला है और जल्द ही होने वाला है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां पे सिविल वॉर हो सकती है, वहां से अफगान मुहाजिरीन इधर आ सकते हैं। अब खबरें भी आ रही हैं शाहिद साहब कि जो हमारे साबिक फाटा के इलाके हैं, वहां पे अफगान तालिबान जिरगे मुनक्किद कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या होने जा रहा है और इस खित्ते के ऊपर क्या असर होगा? देखिए, ये स्पेकुलेटिव बातों पर मैं कमेंट नहीं करता, जिरगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ देखिए, वो एक ओपन इलाका था, लोग आते जाते थे। अब आइन बदल गया है, लेकिन वो आज भी उसको वहां पर मौसर होने में, वहां जो मुकामी इंतजामिया है, टाइम लगेगा। अब असल बात ये है कि मैं ये समझता हूं, ये मेरी राय है, कि हमें अफगानिस्तान के मामलात में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मेरे बिल्कुल ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। बट कैसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे तालिबान मुल्ला बरादर को यहाँ पे रखा। ये तो अब सबको मालूम है कि जो तालिबान की क़यादत है वो पाकिस्तान में रही, हम इसका इतराफ अब कर चुके हैं। अगर आपने उनको रखा और अब वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसे नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे? जी, तो आप नेगोशिएट अगर उनसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया नेगोशिएट करती रही, अमेरिका नेगोशिएट करता रहा है, दोहा में नेगोशिएशन होते रहे हैं। आप अगर नेगोशिएट कर रहे हैं तो उनसे डील करें एज अ सॉवरेन कंट्री, या उस कंट्री के नुमाइंदे के तौर पर। जब भी हुकूमत बनती है, अगर वो एक फोर्स है वहां पर, तो आप सॉवरेन टू सॉवरेन डील करें। आप उस मुल्क के जिम्मेदार नहीं हैं, उस मुल्क के असरात हैं आप पर। यानी कि तालिबान की कोई सरपरस्ती नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ना उन्होंने हमसे मांगी है सपोर्ट, क्या वो हमसे मांग रहे हैं सपोर्ट? बात तो ये है ना, तालिबान ने जो रहे तो यहाँ पे ना, इसी सरजमीन पे रहे, पाकिस्तान के अंदर रहे, यहाँ से वो गए दोहा। देखिए, ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे बने तालिबान, कैसे बने, फिर क्या हिस्ट्री है, फिर 9/11 के बाद क्या हुआ, बड़ी एक तल्ख हिस्ट्री है। अब उस हिस्ट्री में रहने के बजाय पूरी दुनिया ने कबूल किया, ठीक है, पूरी दुनिया ने कबूल किया। अब वो आगे की तरफ देखना है कि कल क्या होगा, जब अमेरिकन फोर्सेस जाती है अफगानिस्तान में क्या होगा, इस बात का, उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। मेरी नजर में ये पार्लियामान का हक है। नहीं, बिल्कुल पार्लियामान का हक में, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर साहिबा, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जब मैं वजीर खारजा थी और उस वक्त बहुत खून खराबा हो रहा था, दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी, तो मैं आपको कह सकती हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान का एक मजबूत गठजोड़ था और हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उसको तोड़ना। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है बहैसियत वजीर आजम? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये कुछ बातें जो है वो हमारी ओथ के नीचे आती हैं, लेकिन कम से कम मैंने कोई ऐसा, क्योंकि एक लूज फेडरेशन है अफगान तालिबान की भी और जो पाकिस्तान में तालिबान थे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बहुत बड़ी शहादत मिलेगी कि उन्होंने कोई मदद की हो पाकिस्तान तालिबान की। मेरी ये राय है, जो हकाइक मैं जानता हूं उनमें जाए बगैर मेरी ये राय है कि कोई ऐसी मजबूत आपको वहां पर उनकी तरफ से इंटरफियरेंस पाकिस्तान के मामलात में नहीं मिलेगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क्या अफगान तालिबान? अफगान तालिबान की पाकिस्तान के मामलात में। और वो सरपरस्ती भी नहीं करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के? मेरा नहीं ख्याल, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल का मुझे पता नहीं है। माजी में कोई ऐसी बड़ी शहादत शायद आपको नहीं मिलेगी। ये बड़ा आपने अहम जो है बयान दिया है और हमने एक छोटा सा वक्फा भी लेना है, मगर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि कोई शहादत उनके नजर में ऐसी नहीं आई माजी के अंदर जहां पे अफगान तालिबान का एक असर रसूख हो और सख्त असर रसूख हो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अंदरूनी सियासत, नून लीग के अंदरूनी मामलात, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब।
شاہد صاحب اب چونکہ بجٹ آنے والا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا رول کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا اور وہ جو بیان ہے میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کل جو ملاقات ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اس ملاقات میں نہیں تھا، مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی چل رہا ہے. آج بھی وہ استعفے نہیں دے رہی ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو. جب تک ہم PDM کے پوائنٹس پہ وہ PDM خود عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اس کا حصے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں تک کل کا ملاقات تھا، مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیئرٹی نظر نہیں آیا، ان کا اسٹریٹجی کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا، ان کا پروگرام کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا. وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے، شاید ڈویژن کا شکار ہے. آپ تو استعفے دینے نکلے تھے، دین یو پشڈ بیک، اور اب ٹف ٹائم کی بات آ گئی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ اور ہمارا موقف پھر وہ ٹھیک تھا شروع دن سے. بلاول بھٹو صاحب کو PDM کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میرا ان کو یہ مشورہ ہوگا. انہوں نے PDM چھوڑ دی ہے، اس کے اعتماد کو توڑا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. اب وہ اپنا کام کریں، اپنا کام کریں گے. جہاں تک استعفے کی بات ہے، 9 جماعتیں تیار تھیں استعفے دینے کے لیے، پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی. 162 سیٹوں سے استعفی دینا بمقابلہ 100 کے قریب سیٹوں سے، اس کا اثر بڑا فرق ہوتا ہے. تو PDM کو نئی حکمت عملی بنانی ہوگی، وہ ہم وقت کے ساتھ بنا لیں گے. اس کا پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے. مگر دیکھیے، کیا آپ کی ساری جو پارٹی ہے وہ یہی سوچ رکھتی ہے؟ چونکہ ایک پرسپشن بنا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس اپوزیشن کی صفوں میں PDM کے اندر واپس آ جائے. کیا یہ درست پرسپشن ہے؟ ایسا کوئی پرسپشن نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. جو سربراہی اجلاس ہوا ہے 4 دن پہلے، اس کے اندر موجود تھے، وہ سارے فیصلے کا حصہ ہیں. ایسی کوئی یہ غلط پرسپشن ہے. PDM نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان 2 جماعتوں نے PDM کے اعتماد کو توڑا ہے. جب تک یہ اعتماد بحال نہیں کرتی، ان کی جگہ جماعت کے اندر نہیں ہے، بات ختم ہوگی. یہ کلوز ایشو ہے، اس پر ڈبیٹ بھی بہل ہے. شاید کسی نے ذکر کیا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، اس پر کوئی ڈبیٹ PDM کے اجلاس میں نہیں ہوئی. تو اب جب بھی اپوزیشن ہوگی پارلیمنٹ کے اندر تو وہ PDM الگ کرے گی اور اس کے اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اس کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس علیحدہ ہے. پارلیمنٹ میں ایک اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، جس میں سب جماعتوں نے شہباز صاحب کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے ایز اے لیڈر. آل رائٹ. سینٹ کے اندر جو نئی اپوزیشن بنی ہے، اس میں PDM نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن ایکسپٹ نہیں کیا اور اپنا علیحدہ پارلیمنٹری گروپ بنایا ہے. تو نیشنل اسمبلی کے اندر جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس کی حد تک، وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کی حد تک ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ شہباز شریف صاحب. جی بالکل. اچھا، شاید اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے جایا جا سکے، چونکہ ان کے بیانات سے کچھ ایسے ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور حمزہ شہباز نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی ایک پارٹی ہے، اس طرح کی ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں مگر ہم دروازے بند نہیں کر سکتے کسی بھی پارٹی کے اوپر. جی تو ہم نے بالکل دروازے بند نہیں کیے، تو کھلے دروازے کھلے. پارلیمنٹری پالیٹکس میں آگے شریک ہوں. اچھا، وہ شریک ہیں. پارلیمنٹری پالیٹکس ایک جماعتوں کا اتحاد تھا، 10 جماعتیں تھیں. آپ نے اس جماعت کے اعتماد کو توڑا، اس کے بیانیے کو توڑا. آپ فیصلہ کر کے اٹھے، دعائے خیر کی، اس سے آپ منحرف ہو گئے. آپ نے کرسی کے لیے حکومت کے بینچز سے 5 سینیٹر لیے اور لیڈر دی اپوزیشن بن گئے، تو آپ کو وہ کرسی مبارک ہو. اب آپ کی جگہ نہیں ہے PDM کے اندر. شاہد صاحب ایک اور بات ختم ہو چکی ہے، اس کو مزید اب سارا دن بات کرتے رہے کوئی مقصد نہیں ہے. شاہد صاحب ایک اور پرسپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ کچھ اور ہے، جہاں پہ وہ پاور کی بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ مفاہمت کے ساتھ بات آگے چلیں اور اداروں کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ڈائیلاگ ہو، بات چیت ہو. اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے وہ واضح نہیں ہے، اس لیے چونکہ ان کے اوپر بین لگا ہوا ہے، تقاریر ہم ان کی سن نہیں سکتے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں، آپ ان کے کانفیڈنٹ ہیں. میں ان کی پارٹی کا ممبر ہوں، 33 سال کی رفاقت ہے. میاں صاحب آئین کی بات کرتے ہیں، آئین جو توڑے گا تو مزاحمت ہے.
आइन के अंदर रहकर बात करेंगे तो मुफाहमत है, कोई लंबी चौड़ी इसमें डिबेट नहीं है। मुस्लिम लीग नून असूल पे खड़ी है, हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे, हम सौदा लेकर पंजाब असेंबली या कौमी असेंबली में नहीं आना चाहते, हम इन सौदों के कायल नहीं है, क्योंकि हमेशा इन मामलों से मुल्क का नुकसान हुआ है। हम ये कहते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, निजाम को बदलें, ये इलेक्शन चोरी होना खत्म हो, क्योंकि इन मामलात से जो आज मुल्क की मुश्किलात हैं उनका बड़ा रास्त ताल्लुक है 2018 के इलेक्शन से। आज जो हम ज़वाल पजीर हैं इसकी बुनियाद 2018 का इलेक्शन है। मगर जो आर्मी एक्ट पे ऊपर आपने दस्तखत किए, क्या वो आपके असूलों के साथ था, आपके असूलों के खिलाफ वर्जी थी? देखिए, आर्मी एक्ट पर हम दस्तखत नहीं किए, एक अमेंडमेंट बिल आया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर। माजी में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन हुकूमत देती रही है, इस दफा जब एक्सटेंशन दी गई और वक्त से बहुत पहले दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में इंतजार किया, आखिरी 3 शायद हफ्ते रहते थे या 3 दिन, मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा जी अब पार्लियामेंट अप्रूव करे इसको। तो पार्लियामेंट में मामला लाया गया, पार्लियामेंट में लाया गया। मैं अपनी राय का इजहार भी कर सकता हूं, मेरी राय बड़ी वाज़ेह थी, आज भी है, कि जब आर्मी ने अपनी नीयत का इजहार कर दिया, हुकूमत ने एक्सटेंशन दे दी, तो फौज को एम्बेरस मत करें, आर्मी चीफ को एम्बेरस मत करें, एक्सटेंशन दे दें, जो भी वो फौज हुकूमत देना चाहती है, ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। मुझे याद है सूली तौर पे आपने कहा था कि एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए। मेरी बात नहीं, मैंने नहीं, शख्सी एक्सटेंशन जो आप दे चुके हैं आप बिल्कुल दें, क्योंकि वो ना देना ज्यादा नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए देने की निस्बत। लेकिन जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं कानून के अंदर, वो मुज़िर है मुल्क के मामलात के लिए। ये मेरी जाती राय थी, मैं आज भी इस पर कायम हूं। लेकिन मेरी जमात ने जब फैसला कर दिया, जो फैसला पाकिस्तान की तमाम जमातों ने कर दिया, तो मैं भी उस फैसले का हिस्सा हूं। इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और जो अगला इलेक्शन होगा सारी पार्टीज चाहती हैं कि साफ और शफाफ हो, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो कोई ऐसा कदम उठा रही हैं जिसके नतीजे में जो अगले इलेक्शन होंगे वो साफ और शफाफ हो जाएंगे। यानी कि आप इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के अंदर शामिल नहीं हो रहे, आप इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, आपने ईवीएम मशीन्स को आपने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। हाउ आर यू गोइंग टू मेक दिस हैपन इफ यू डोंट एंगेज? मुल्क की इलेक्शन की शफाफियत और साफ होने का ताल्लुक इंतखाबी इस्लाहात से नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, आइन से बाहर जाकर चोरी होता है। तो हम वो बात कर रहे हैं कि मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक करें। आप जो मर्जी आइनी इंतखाबी इस्लाहात कर लें, जब इलेक्शन चोरी हो रहा है आप चोरी को नहीं रोक सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो आपने ढोंस रचाया हुआ है, ये तो उस चोरी को और आसान कर देगा। मगर उस चोरी को आप रोकेंगे कैसे? आप उस चोरी को रोकेंगे मुल्क के निजाम को आइन में चलाने में। जब इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले को ये डर होगा कि मुझसे कोई पूछेगा, मुझे कोई सजा दे सकता है, उस वक्त जाके मुल्क आगे चलेगा, फिर इलेक्शन चोरी होना बंद होगी। ये एक एहतजाज की सियासत से होगा या मुफाहमत की सियासत से होगा? ये आइन अगर तोड़ा जा रहा है तो फिर मुजाहमत भी होगी। मुजाहमत चाहे जबान से हो, हाथ से हो, सड़क पे हो, मुजाहमत करनी पड़ेगी। आप मुल्क आइन बदल दें। अगर आप डायलॉग कैसे करेंगे? डायलॉग होगा जब आप ये यकीन कर ले, सब इस बात को मान ले कि हम मुल्क को आइन के निजाम के मुताबिक चलाएंगे। एंड दैट इज द प्री कंडीशन इवन अकॉर्डिंग टू नवाज शरीफ नहीं है ये, इसके अलावा बात हो नहीं सकती। अगर मैं आइन तोड़ने पे इसरार कर रहा हूं और आप मुफाहमत पे इसरार कर रहे हैं तो आप बात क्या करेंगे? तो पहले आइन के दायरे में आए फिर बातचीत होगी। आइन के दायरे में आए बगैर नहीं होगा। अगर हमने इलेक्शन चोरी करने हैं तो सारा दिन इंतखाबी इस्लाहात करते रहे, कुछ नहीं होगा। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि बात होगी, डायलॉग होगा, मगर पहले आइन के दायरे के अंदर आना होगा और तभी कोई बात हो सकती है, उसके बगैर नहीं हो सकती। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ ही देर पहले जनूबी वजीरिस्तान से खबर आई है कि एक मिलिट्री चेक पोस्ट के ऊपर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनका नाम है लांस नायक वकास अहमद, जिनकी उम्र 26 साल की है और वो 26 साल की थी और वो कराची के रिहायशी हैं। वजीरिस्तान के अंदर ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के कबायली इजला में बम फटने के भी और जो खिलौना बम है उसके फटने के भी वाकयात में इजाफा हो रहा है। कल जनूबी वजीरिस्तान की तहसील में 3 बच्चे बम खिलौने के फटने से जान की बाजी हार गए और इससे पहले 10 दिन पहले जो है 2 बच्चे शुमाली वजीरिस्तान में खिलौना बम फटने की नतीजे में जख्मी हुए और 2 दिन कबल बन्नू में एक कबीले के सरबराह को नामालूम अफराद ने कत्ल भी कर दिया। 4 दिन पहले शुमाली वजीरिस्तान में 3 लोग फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में जान की बाजी हार गए और सोशल मीडिया पर भी अफगान तालिबान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करी हैं कि वो इन इलाकों के अंदर जहाद के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और जो ये जिरगे हैं उनको भी मुनक्किद करें। तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है शौकत यूसुफजई साहब को, जो हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लेबर और कल्चर के वजीर हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये जो खबरें आ रही हैं खासतौर पे खिलौने बम धमाके, आज भी एक धमाका हुआ, क्या हो रहा है? क्या अफगानिस्तान के अंदर जब इनखला होगा तो ये क्या वाकयात मजीद बढ़ेंगे और क्या ये जो मौजूदा हालात हैं ये इनखला की अनाउंस करने के बाद ये वाकयात होने शुरू हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2 चीजें हैं। एक तो जो अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है उसमें अमेरिका क्या फैसला करता है, तालिबान के साथ उनके क्या मुज़ाकरात होते हैं, उसका असर तो पूरे खित्ते के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन जो जहां तक जो हमारा ताल्लुक है, जो मर्ज एरिया है, पहले उसको फाटा कहते थे, दहशतगर्दी तो ओवरऑल रही है, 20-22 साल तक रही है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा भी इससे मुतासर हुआ है और स्पेशली जो फाटा का एरिया था वो ज्यादा मुतासर हुआ है और यही वजह थी जिसकी वजह से फौज वहां मौजूद रही। फौज ने आज भी फौज कुर्बानियां दे रही, जिस तरह आपने कहा अपने इंट्रो में कि उनकी चेक पोस्ट पे हमले होते हैं और जाने दे रहे हैं वो, और बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको उसकी फेंसिंग की जाए। उसमें काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वो है क्रेडिट जाता है हमारी फौज को कि उन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाने की काफी हद तक कोशिशें की हैं। देखिए, ये जो माइंस ब्लास्टिंग की बात है, ये आज भी लैंड माइनिंग की जो बात हुई है, असेंबली के अंदर भी इस इशू को उठाया गया और वहां जो JUI के मुफ्ती साहब है उन्होंने जिस अंदाज से वो बयान कर रहे थे, मेरे ख्याल से देखिए जो भी यानी चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे खवातीन हो, जो भी इस तरह की शहादत लेते हैं तो सबको दुख होता है। कौन ऐसा है जो कहेगा कि जी ये बच्चे मर रहे हैं हम उसको देख रहे हैं या हुकूमत उसको वो नहीं कर सकती। साहब, ये बताइए ना कि ये टॉय बॉम्ब जो है ना, लोग आप बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप पस मंजर में भी जा रहे हैं, मगर देखिए वक्त की किल्लत होती है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लोगों को एक खदशा, एक डर है कि जी जब अमेरिका जाएगा तो यहाँ पे ब्लो बैक होगा, यहाँ पे दहशतगर्दी की लहर फिर से उठेगी। ये जो टॉय बॉम्ब्स हैं ये तो पहले मामला होता था, फिर ये मामला थम गया, आपको याद होगा, अब फिर से शुरू हो गया। कैसे टॉय बॉम्ब्स यहाँ पे यकदम फिर से आ गए? देखिए, ये वो हरकत है, बुज़दिलाना हरकत मैं कहूंगा, और ये जो सॉफ्ट टारगेट जिसे मैं कह सकता हूँ, ये जो इस्तिलाह है ये दहशतगर्दी के दौरान इसको इस्तेमाल किया गया। जैसे APS का वाकया हुआ या कोई जो चर्च के ऊपर हमला हुआ या इवन मदारस और मसाजिद के अंदर हमला हुआ। अब आप इससे अंदाजा करें कि ये कोई इंसानियत के करीब चीज नहीं है जो आके कर कौन रहा है। शौकत साहब, आप हुकूमत में हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के वाकयात का होना ये यही सबूत देते हैं कि दहशतगर्दी अभी खत्म नहीं हुई। जो हम बात करते हैं ना कि जी अक्सर हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो गई, दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है, दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। उनके जो बड़े बड़े वो थे उनको खत्म कर दिया गया है। उनके जो जगह उन्होंने बनाई थी, जो खुफिया पैकेट्स बनाए थे जहां से वो हमले करते थे,
पनाह गाहें, वो चीजें खत्म हो गई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म है, नहीं, मगर कभी खत्म हुई थी बीच में, चूंकि इस तरह की खबरें शौकत साहब नहीं आती थी कि जी टॉय बॉम्ब की वजह से बच्चा हलाक हो गया, बीच में खबरें आना बंद हो गई थी। अब पिछले दिनों के अंदर मैं देख रही हूँ फिर से बार बार वजीरिस्तान से ये खबरें आ रही हैं, कभी टारगेट किलिंग, कभी फौजियों के ऊपर हमला, कभी मोर्टार शेल, कभी इस तरह की खबरें। क्या हो रहा है वजीरिस्तान में? देखिए जी, आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन होता है ना तो उसमें गर्मी और सर्दी का इशू भी आता है ना। जो सलाखों के अंदर ऑपरेशन होता है वो सर्दियों में वहां पे रसाई काफी मुश्किल हो जाती है, जब गर्मी आती है तो इस तरह। फिर दूसरा ये कि मैंने आपको सॉफ्ट टारगेट का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये लोग जो पहले जाके बड़े बड़े हमले कर लेते अब वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो जो है ना ये इस तरह की जो कार्रवाइयां, उसमें बच्चों के आगे बम रख दें, खिलौना रख दें, इस तरह की चीजें करके ये अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसी के खिलाफ हमारी फौज भी लगी हुई है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के इदारे भी लगे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपसे जवाब चाहूंगी मुख्तसर साहब, आपका क्या खदशा है अब जबकि अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, जुलाई में वो चाहते हैं यहाँ से चले जाएं, आपके सूबे के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या खदशा है आपका? देखिए, मुझे ऐसा ये खदशा नजर नहीं आ रहा है कि हमें कुछ ज्यादा कुछ वो करना पड़ेगा। सिर्फ अगर अफगानिस्तान के अपने हालात ठीक हो गए तो उसके असरात पूरे खित्ते के ऊपर पड़ेंगे। हमें देखें, हमारी माशाल्लाह कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है, हमारे पास एक मजबूत फौज है अल्लाह के फजल से, और उन्होंने साबित भी किया है। आप देखें कि किसी दुनिया में इतनी जल्दी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती जितनी जल्दी यहाँ पे हुई है, और अल्लाह के फजल से काफी अमन चैन सुकून है। और आप इससे अंदाजा करें कि जो सरमायाकारी यहाँ ये सरमायाकार जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, और वो एक फ्यूचर है हमारा। देखिए, मुझे ये फ्यूचर नजर आ रहा है कि अल्लाह करे कि ये हो सके। जो कोशिशें इसमें पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है कि अगर ये मामला ठीक होते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो आप सिर्फ ये चीज नोट करें कि हमारा सिर्फ एक रूट जो हमें अफगानिस्तान से मिलता है सेंट्रल एशिया को, तो हमारे लिए तो वो ही काफी होगा। और आप देखें कि बिजनेस कहाँ पहुंचेगा, आपकी जो एक्टिविटीज है बिजनेस वो कहाँ तक पहुंचेगी, आपकी मईशत को कितना उससे फायदा होगा। सवाल आपसे फिर से, आपका क्या खदशा है अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात इस तरह चलते रहे, इनखिला हो गया जो होने जा रहा है, आपका क्या खदशा है? लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। देखिए, खदशा तो देखिए ना, हमने जो 15-20 साल से सीखा है, हमने 15-20 साल में यही सीखा है ना कि हमारी मईशत को काफी धचका पड़ा। हमारा जो ये एरिया है हमेशा उसमें रहा, अनरेस्ट में रहा, अमन अमान की सूरत हाल रही, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर जो हमारी फेंसिंग हुई है अफगानिस्तान के, तो हालात कुछ बेहतर है, आप समझ रहे हैं, पहले से मुखालफत भी होती रही, काफी बेहतर हुए अल्लाह के फजल से। और मुझे अपनी फौज के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर, और स्पेशली कबायली अवाम के ऊपर भी मुझे पूरा एतमाद है कि उन्होंने जिस तरीके से बगैर तनख्वाह के सिपाही के किरदार अदा किया, अभी तक इंशाल्लाह करते रहेंगे। वो पाकिस्तानी है, मोहब्बी वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, बार बार आपसे एक ही सवाल किया गया, आपका क्या खदशा है, और आपने ये कहा कि इस बार फेंसिंग हो गई है और आपको उम्मीद है कि जो अफगानिस्तान में होने जा रहा है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में नहीं होगा। मगर नाजरीन, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने तेजी देखी है, जो दहशतगर्द हमले हुए हैं वजीरिस्तान के अंदर बिलखसूस, और जो टॉय बॉम्ब हमलों का फिर से एक वारदात शुरू हो गई है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।